Good morning, student. Now we should start our economic law class. Your depository chapter. Depository chapter के अंदर हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और अब आपका मतलब डिपॉजिटरी के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया था। ये आपकी यूनिट 1 का पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस किस तरीके से इसके अंदर ट्रांजेक्शन होती है, किस किस तरीके से डिपॉजिटरी का काम वर्क स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ किस तरह से क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अटैच है। जैसे सब मैंने आपको बताया था, अकाउंट ट्रांसफर, डिपॉजिटरी गिव इफेक्ट टू ऑल द ट्रांसफर रिजल्टिंग फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, अदर ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द वेरियस बेनिफिशियरी, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेड को भी डिपॉजिटरी कंसीडर करता है और ऑफलाइन ट्रेड को भी डिपॉजिटरी कंसीडर करता है। चाहे ऑनलाइन ट्रेड हो तो भी हमें डिपॉजिटरी का जो पार्टिसिपेंट जैसे फॉर्म होता है वो भरकर भेजना होता है, और इसका ऑफलाइन हो तो भी हमें वो भरकर भेजना होता है। अगर हम शेयर्स को बाय करते हैं, इट इज सिमिलर टू द बाइंग ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है, शेयर को बाय करना भी क्या है, बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम फिजिकल शेयर्स कंपनी से बाय किया करते थे, इस तरह से हम लोग स्टॉक मार्केट से क्या करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है। एंड देन क्या कहते हैं, आपका प्रोसीजर क्या होता है जब भी इन्वेस्टर को परचेज करनी होती है सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली अब सबसे पहले अपना जो अकाउंट होता है वो अपने डीमेट अकाउंट के साथ अटैच करता है, क्योंकि वो जो भी सिक्योरिटी परचेज करता है वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट के साथ परचेज करता है, और ट्रेडिंग अकाउंट उसका डीमेट अकाउंट से अटैच होता है, और इन दोनों से ही उसका जो क्या होता है क्रेडिट अकाउंट होता है वो क्या होता है, अटैच होता है बैंक अकाउंट जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो केवल उतने ही शेयर परचेज कर सकता है जितना एग्जैक्टली उसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ होता है, इससे ऊपर वो परचेज नहीं कर सकता है। या अगर वो फ्यूचर में भी डीलिंग करेगा तो वो केवल उतना ही कर सकता है जितने मार्जिन उसके पास अवेलेबल होते हैं पे करने के लिए, इससे ऊपर वो नहीं काम कर सकता है। तो ये कि ऊपर ये सारे काम किसके थ्रू करता है, ब्रोकर के थ्रू, क्योंकि ऑब्वियसली हमें डायरेक्शन देने के लिए एक व्यक्ति चाहिए जो कि ब्रोकर होता है, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। और चाहे भले ही आप ब्रोकर के पास रहकर काम करें, चाहे आप ब्रोकर के से अलग अपने घर पर बैठकर क्या करें, काम करें डीएमए के थ्रू, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के थ्रू, पर फिर भी आपको ब्रोकर की आवश्यकता पड़ती है। इन्वेस्टर ब्रोकर को पे करता है, ब्रोकर को किस तरह से वो पे करता है, वो अब तो क्योंकि अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है तो ब्रोकर को अब वो मतलब डायरेक्टली पे नहीं करता, अब तो वो अपने अकाउंट में क्रेडिट करता है, डेट्स इट। एंड ऑन द पे आउट डे ब्रोकर रिसीव द क्रेडिट फॉर द सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके अकाउंट में होता है तो अल्टीमेटली जिस दिन उसके अकाउंट में क्या कहते हैं शेयर आते हैं, क्योंकि जब वो खरीदेगा तो एग्जैक्टली 2 दिन के T+2 के अंदर में उसके अकाउंट में शेयर आएंगे, तो उसके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, ठीक है। तो वो एक तरह से पे आउट हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं। चीज का मतलब शेयर खरीदते हैं तो उसके बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो केवल डिपॉजिट के थ्रू होता है। जब मेरे डीमेट अकाउंट में क्या आते हैं, शेयर आते हैं, जब मैं ब्रोकर के थ्रू खरीदती हूँ तो अल्टीमेटली मेरे डीमेट अकाउंट में पैसे शेयर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो मेरे अकाउंट से पैसे कट कर, ठीक है, जिसने बेचे होते हैं उसके अकाउंट में चले जाते हैं। उसके बाद ही गिव इंस्ट्रक्शन टू टीपी टू डेबिट क्लियरिंग अकाउंट एंड क्रेडिट क्लाइंट्स अकाउंट, ठीक है। वो तो सीधी सी बात है, फिर तो वो दो तरफा होता है कि डिपॉजिटरी अपने आप देखता है कि किसने खरीदे हैं किसने बेचे हैं, क्योंकि जिसने खरीदे हैं उसके अकाउंट से पैसे कटेंगे और जिसने बेचे हैं उसके अकाउंट से क्या होगा, आपका शेयर कटेंगे, और जिसके अकाउंट से शेयर कटेंगे वहां से निकल कर जिसने खरीदे होंगे उसके अकाउंट में आएंगे, और जिसने क्या कहते हैं खरीदे होंगे, ठीक है, उसके अकाउंट से पैसे निकल कर जिसने बेचे होंगे उसके अकाउंट में जाएंगे। तो ये सब काम किसका करना होता है, डिपॉजिटरी को देखना होता है। इन्वेस्टर रिसीव शेयर into his account, investor has to make sure that broker transfers security in his account before the book closure। वाली बात हम लोगों ने कर ली थी, क्योंकि बुक क्लोजर से पहले इसलिए बेटा, क्योंकि अगर बुक्स बंद हो जाएंगी और कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन अगर आ रहा होगा तो, और अगर आपका नाम उससे पहले नहीं चढ़ेगा या आपके अकाउंट में वो शेयर रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली कंपनी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन आपको नहीं देगी। तो बुक क्लोजर से पहले आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना है किसकी जिम्मेदारी होती है, ब्रोकर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। लेकिन एज कंपनी में हाई कॉर्पोरेट बेनिफिट्स टू तक आपका ब्रोकर कंपनी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रोसीजर इसमें बस ये होता है, इन्वेस्टर जब अपनी सिक्योरिटी बेचता है तो वो भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचता है, तो भी उसमें उसका ब्रोकर के थ्रू डिपॉजिटरी अकाउंट अटैच होता है। उसमें वो अपने जो डीपी होता है उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि उसके अकाउंट से इतने शेयर्स निकाल दिए जाएं क्योंकि उसने बेच दिए हैं, और पेइंग डे से पहले पहले जो इन्वेस्टर ब्रोकर होता है वो उसके अकाउंट से ट्रांसफर करके सिक्योरिटी उस बंदे के अकाउंट पर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को देता है। फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जिसको दे हम उससे मतलब नहीं है, हमारा काम तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को देना होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, ब्रोकर रिसीव करता है पेमेंट, और पेमेंट उसके बाद जो ब्रोकर होता है वो इन्वेस्टर को दे देता है, ठीक है, और उसके अकाउंट में क्या कर दिए जाते हैं, जो इन्वेस्टर होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है वो पैसा। अब क्या होता है, ट्रांसफर डिपॉजिट बिंग इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड टू डीपीज, ठीक है, इश्यू कंपनी रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ एससी स्टॉक एक्सचेंज सर्विस इंटीग्रेटेड सेटअप। बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टर्स के लिए जो पूरा का पूरा वेब है, एक तरह का सेटअप है कि किस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं,
वो अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद ट्रांसफर सिक्योरिटी अगर merely by passing book entry in the records of depository as when instructed by the CAP का बेनिफिशियल ऑनर। तो सीधी सी बात है, किसको करना है किसको नहीं करना है, ये बेनिफिशियल ऑनर अपने आप ही डिपॉजिटरी को इंस्ट्रक्ट करता रहता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं ट्रांसमिशन, देखिए सीधी सी बात है, कई सम टाइम हमें अपने अकाउंट से शेयर ट्रांसफर करने होते हैं, पर शेयर ट्रांसफर मतलब अपने अकाउंट से करने होते हैं तो ट्रांसफर के अंदर आता है, बट स्टिल कई बार हम लोगों को जो शेयर ट्रांसफर करने होते हैं वो इस तरह से होते हैं क्योंकि जो जिसका एग्जैक्टली शेयर होता है वो मर चुका होता है, ठीक है, या फिर वो इनकैपेबल हो चुका होता है। तो उस केस में अब जो ट्रांसफर है वो दो तरफा तो है नहीं, वो तो क्या है एक तरफा है, क्योंकि जो देने वाला है जिसके अकाउंट से ट्रांसफर शेयर्स निकलने वाले हैं वो इनकैपेबल है, वो तो निकाल नहीं सकता, तो उसके बिहाफ पर लॉ इन्वॉल्व होता है। और क्या कहते हैं बस तो उसके बाद तो ये देखा जाता है कि किसको ट्रांसमिट किया जाएगा। अब मान के चलिए अगर वो नॉमिनेशन करके गया था, पहले वो जो बंदा मर चुका है जिसके अकाउंट के शेयर ट्रांसफर होंगे, नॉमिनेशन करके गया था, फिर तो कोई इशू ही नहीं आएगा, फिर तो जो नॉमिनी होगा अपनी सारी एंट्री फिल कर देगा एंड देन उसके बाद क्या उसके अकाउंट पर सारे शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। बट अगर मान के चलिए जो नॉमिनी अगर नहीं कर करके आया है तो उस केस में जो जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें से अगर एक से ज्यादा है तो एनओसी ली जाएगी, उस बंदे का डेथ सर्टिफिकेट या इनकैपेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया जाएगा एंड देन उसके बाद क्या किया जाएगा, शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, ट्रांसमिशन में जो एक पार्टी होती है, क्योंकि जो ट्रांसफर होता है वो तो इंटरव्यूवर्स होता है, मतलब लिविंग पर्सन के बीच में होता है, बट ट्रांसमिशन लिविंग पर्सन के बीच में नहीं होता है। So the claimant will have to fill like a TRF transmission request from the supported document like death certificate, cessation certificate, TP after verifying that application is genuine, the transfer securities to demat of claimant, and the demat transmission on the formality can be completed in one go. Transposition security certificate for this purpose may be submitted along with the TRF and DRF to the CAP का डीपीस। ट्रांसपोजिशन में मतलब क्या होता है, जब हमें बेसिकली एक से ज्यादा लोगों को एक ही सर्टिफिकेट के थ्रू क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। जैसे लाइक मेरे पास 100 शेयर्स हैं, अब मैं 50 ए को दे रही हूँ 50 बी को दे रही हूँ, तो मैं ट्रांसपोजिशन के थ्रू प्लाज इन एप्लीकेशन भी ऑलरेडी डिस्कस की, जब भी मुझे अपने शेयर्स के ऊपर प्लाज क्रिएट करना होता है, हैव टू इंटीमेट टू डिपॉजिटरी। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरा वो जो प्लाज और एप्लीकेशन होगा वो क्या नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो प्लाज करने से पहले हैव टू इंटीमेट टू क्या आपका डिपॉजिटरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, बोथ बोरोर एंड लेंडर मस्ट हैव डिपॉजिटरी अकाउंट्स। बिल्कुल सही बात। जो डिपॉजिटरी होती है सिक्योरिटी टू बी प्लाज शुड बी सबमिटेड बाय प्लाजर टू हिज डीपी इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड देन प्लाज should confirm the request to his DP. Once this is done, security of pledge and then financial transaction between pledge and pledgee are handled outside the cap। वो तो उनके बीच में जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो अलग चीज है, बट अल्टीमेटली क्योंकि प्लाज के अंदर क्या होता है, आपका जो डिटेल होती है जितनी भी प्लाज सिक्योरिटी की वो प्लाजर टू हिज डीपी ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्लाजी शुड कंफर्म करता है रिक्वेस्ट को, क्योंकि सीधी सी बात है जो प्लाजी होता है वो बंदा होता है जो एग्जैक्टली क्या कहते हैं शेयर्स मतलब एक तरह से प्लाजर तो हो गया जिसने अपनी गिरवी रखे हैं और प्लाजी हो गए जिसके पास रखे गए हैं, तो प्लाजी का नाम चढ़ जाता है, क्योंकि कल अगर प्लाजर पैसे नहीं दे पाएगा तो वो जो सिक्योरिटी जिसके ऊपर उसने प्लाज क्रिएट किया है वो प्लाजी की हो जाएगी। आफ्टर द लोन इज रिपेड तो बोरर क्या कर देता है, डेफिनेटली जब लोन पे हो जाएगा तो जो प्लाजी होगा वो अपना इंटरेस्ट उस सिक्योरिटी पे से हटा करके इसको प्लाजर को क्या कर देगा, वापस कर देगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद रिडम्पशन और रीपर्चेज, तो ये तो बहुत सिंपल टर्म है, दिस अकर्स व्हेन द सिक्योरिटी इज सरेंडर टू इश्यूर ईदर ऑन मैच्योरिटी और परचेज ऑफ एन ऑप्शन गिवन बाय द इश्यूर इन लिeu ऑफ द कैप का एग्रीड कंसीडरेशन। द कंसीडरेशन मे बी इन कैश और न्यू सिक्योरिटी इन लिeu ऑफ द कैप का एक्जिस्टिंग सिक्योरिटी, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है, जब हम लोग को रीपर्चेज करना होता है तो उसके लिए हमें आरएफ फॉर्म रीमेटलाइजेशन फॉर्म की जगह पर हमें रीपर्चेज रिक्वेस्ट फॉर्म देना होता है। क्लाइंट विल बी पेड इन कैश और न्यू सिक्योरिटी इन लिeu ऑफ द एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड क्या कहते हैं स्टॉक लैंडिंग एंड बोरिंग, वेरी सिंपल टर्म्स। देखिए सीधी सी बात है, ये भी मैं आप लोग को बता ही चुकी हूँ कि जब मैंने अभी लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि इट इन्वॉल्व लैंडिंग एंड बोरिंग ऑफ सिक्योरिटी इन अप्रूव्ड स्कीम, इट इज एक्सिक्यूटेड थ्रू द अप्रूव्ड इंटरमीडिएट ड्यूली इंटरेस्टेड विद सेबी अंडर द सिक्योरिटी लैंडिंग एक्ट। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि लैंडिंग एंड बोरिंग आजकल इसलिए इतना पॉपुलर हो चुका है कि क्योंकि देखिए कुछ लोग होते हैं जो अपने बहुत मोटे पैसे को सिक्योरिटी में लगा देते हैं, बट वो अपने अकाउंट्स को आइडियल करके छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं भाई ठीक है होता रहेगा, मतलब मुझे इसमें कोई खेलना नहीं है। पर अगर आपके दो पैसे उसी सिक्योरिटी पर बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इसके लिए जो कौन होते हैं आपके क्या कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज या फिर आपका जो डिपॉजिटरी होती है आपको ऑप्शन देती है कि अगर आप अपनी सिक्योरिटी लैंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं जो बहुत मोटा पैसा नहीं लगाते सिक्योरिटी मार्केट में। वो लोग तो क्या करते हैं
वो लोग तो केवल लैंडिंग और बोरिंग के थ्रू ही सिक्योरिटी मार्केट में खेलते हैं, ठीक है, उनका पर्पस पूरा हो जाता है, वो आपको इंटरेस्ट पे करते हैं और आपकी सिक्योरिटी को वापस करके चले जाते हैं। तो वही इट इज एक्सिक्यूटेड थ्रू द अप्रूव्ड इंटरमीडिएट with saving the security lending at intermediary may deal in the deposit system only through a special act known as the intermediary account open with particular participant corporate action। ठीक है, नॉमिनेशन, ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शन मैं अभी डिस्कस करती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, बाय गाइस, टेक केयर।